जो एरिक्सन है वो एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था। एरिक्सन ने फ्रॉयड की मनोलैंगिक सिद्धांत साइको एनालिटिक थ्योरी थी उसको मॉडिफाई किया था और इन्होंने जो थ्योरी दी है वो मनोसामाजिक है यानी साइको सोशल थ्योरी के नाम से जानी जाती है जो एरिक्सन की थ्योरी है। और उन्होंने अपनी एक पुस्तक थी जिसमें इसका जिक्र किया था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में। उन्होंने बताया कि हमें जन्म से वृद्धावस्था तक 8 अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। सारी की सारी अवस्थाएं हैं वो क्रम से हैं, एक के बाद एक अवस्था आती रहती है। वो अवस्थाएं इस तरह से सीढ़ी नुमा हैं, जैसे शुरुआत में 1.5 साल से फिर 3 साल तक, फिर 6 साल तक, 12 साल तक, 20 साल तक। ये 8 अवस्थाएं इन्होंने सीढ़ियां बताई हैं, स्टेप्स बताए हैं। इनके बारे में क्या क्या जिक्र है, जैसे पहली अवस्था है इन्फेंसी है, दूसरी है हम ये बात करें चाइल्डहुड है, इसके बाद है प्ले एज या प्री स्कूल एज है, उसके बाद है स्कूल एज 6 से 12, फिर 12 से 20 है एडोलसेंस, फिर है 20 से 35 है अर्ली अडल्टहुड है, और 35 से 65 है मिडल अडल्टहुड है, और उसके बाद है लेट एडल्टहुड जो 65 के बाद है या मृत्यु तक है। तो ये 8 अवस्थाएं एरिक्सन ने बताई हैं कि ये अवस्थाएं आएंगी, इनकी अलग अलग विशेषताएं होंगी। वो देखते हैं क्या क्या बता रखा है इन्होंने। इन्होंने बताया कि प्रत्येक अवस्था में एक क्राइसिस, संक्रांति या संकट या समस्या शब्द हिंदी में मिलेगा इसका, से हमारा सामना होता है जिसका सॉल्यूशन हमें करना ही होता है। प्रत्येक क्राइसिस में एक सकारात्मक और एक नकारात्मक गुण शामिल होता है, यानी 2 तरह की कन्फ्लिक्ट या द्वंद्व कह लो, उनमें से आपको एक चीज मिलेगी या एक चीज का आप समाधान कर पाओगे। इस संकट का समाधान करते हुए व्यक्ति अगले चरण की ओर विकसित होता है। जैसे ही आप पहले का समाधान कर लेते हो तो आप विकास के अगले स्टेप पे पहुंच जाओगे। तो अब यहाँ पे काम की चीजें और भी हैं, हम डिस्कस करेंगे। अगर हम उसे सफलतापूर्वक समाधान करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व का विकास अच्छा होता है, और अपूर्ण या सही तरह से समाधान नहीं कर पाते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में कमी आ जाती है। यानी एरिक्सन ने सबसे अच्छी चीज ये बताई है कि 8 अवस्थाएं हैं, अलग अलग एज पे अलग अलग अवस्थाएं होंगी। उन अवस्थाओं के दौरान हम क्या ग्रहण कर पाते हैं, किस तरह से उन क्राइसिस को सोल्व आउट करते हैं, उससे हमें कुछ गुण हमें मिलेंगे, और वो गुण हमारी पर्सनैलिटी में रहेंगे, पूरी उम्र तक हमारे साथ रहेंगे वो। तो वो गुण उस उम्र में जो हमने ग्रहण किया वो हमारी पूरी लाइफ को प्रभावित करने वाला है। तो इसने बताया कि हर उम्र के जो क्राइसिस हैं उनको सही तरह से डील किया जाए, सही तरह से सोल्व आउट किया जाए, बच्चे की मदद की जाए, तो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बन सकती है। हमारे व्यक्तित्व पर हमारे समाज और संस्कृति का प्रभाव होता है, ऐसा एरिक्सन ने कहा है, क्योंकि साइको सोशल थ्योरी ही है इसकी। इसके बाद देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने वो डिफाइन किया है। एक एक स्टेज हम देख लेते हैं। हम सबसे पहले पहली स्टेज के बारे में बात करते हैं। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट क्राइसिस आता है यहाँ पे। ट्रस्ट ये 0 से 1.5 साल के बीच में आती है, या ये कहें कि 0 से 18 महीने के बीच में आती है। इसमें बच्चे में 2 कन्फ्लिक्ट होती हैं, या तो विश्वास करूं या अविश्वास करूं। विश्वास अविश्वास का मतलब है कि जो माता पिता हैं उन पे मैं विश्वास करूं या ना करूं, भाई बहन है उन पे विश्वास करूं नहीं या ना करूं, इस दुनिया पे विश्वास करूं या ना करूं। सबसे पहले एक ही चीज उसके दिमाग में आती है। अगर माता पिता केयरिंग हैं, उसके सपोर्ट करते हैं, उसके हर जगह मदद करते हैं, तो वो विश्वास करने लग जाता है। और अगर मान लो केयरिंग नहीं है, लापरवाह है, तो उसमें अविश्वास की भावना पैदा होती है। तो इनमें से एक वो चुन पाता है। ये कह लो आप, जैसे मैं ये कहूं कि अगर केयरिंग है तो विश्वास होगा, और अगर केयरिंग नहीं है तो अविश्वास पैदा होगा। तो ये जैसे ही वो सोल आउट करता है तो उसको एक वर्च्यू या गुण प्राप्त होता है जो उसकी पर्सनैलिटी में शामिल हो जाएगा, और वो गुण है होप, यानी उम्मीद रखेगा वो हर किसी से कि ये काम ये कर सकता है, ये काम ये कर सकता है। एक तरह से विश्वास का ही दूसरा रूप है होप, ये शब्द दिया जाता है, पेपर में आता है कई बार। तो काम की चीजें ये हैं कि अगर ये होप इसकी लाइफ में यहां से आ जाती है तो ये होप पूरी लाइफ इसकी रहेगी। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि माता पिता क्या करें बच्चे का विकास के लिए, क्या उसमें विश्वास बनाए रखें या अविश्वास बनाए रखें, क्या करें। तो जो एरिक्सन है उसने बताया है कि बहुत ज्यादा विश्वास अच्छा नहीं है, ये एक बैलेंस होना चाहिए, थोड़ा बहुत विश्वास भी आना चाहिए और अविश्वास भी आना चाहिए। उसके बाद आते हैं अगले स्टेप पे। अगला स्टेप है जो 1.5 साल से 3 साल तक के बच्चे में आता है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। यानी ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वशासन, यानी खुद का शासन चाहता है, खुद कोई काम करना चाहता है। शेम शर्मिंदा होना, और डाउट संदेह होता है।
तो स्वशासन बनाम शर्म और संदेह की अवस्था है 1.5 से 3 साल तक। यानी ये बच्चे वो अवस्था है कि बच्चा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। पहली अवस्था थी उसमें डिपेंडेंट होता है, इसमें डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, ये खुद काम करके देखना चाहता है, जो भी पहनना चाहना, खाना, नहाना, वो चीजें खुद करना चाहता है, बस ये इच्छाएं इसमें पैदा होती है। अगर उसको वो काम ना करने दिए जाए तो उसमें खुद पर डाउट और शर्म महसूस होगी, यानी ये चीज डेवलप हो जाएगी। अगर उसको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें ऑटोनॉमी शुरू हो जाएगी, यानी वो खुद काम कर सकता है, खुद पे डिपेंड हो सकता है भविष्य में, ये पर्सनैलिटी बन जाएगी। यानी अगर वो खुद कर सकता है या उसको नहीं करने दिया जाता तो ये दो गुण उसमें विकसित हो जाएंगे। अगर मान लो ये स्वशासन डेवलप हो जाता है तो उसमें एक पर्सनैलिटी में एक बड़ा गुण जुड़ जाएगा, विल का मतलब होता है इच्छा शक्ति, यानी भविष्य में वो उसमें इच्छा शक्ति होगी कि मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं ये काम करूँ, क्योंकि उसमें यहाँ से ही वो डेवलप हो चुकी थी इसी अवस्था में 1.5 से 3 साल तक। अगर इस अवस्था में ये चीज डेवलप नहीं होती है तो अगली अवस्थाओं में ये गुण विकसित नहीं होगा। अगर ये विकसित यहाँ पे हो गया तो पूरी लाइफ ये ऐसा चलता रहेगा। उसके बाद है अगले स्टेज पे पहुंचते हैं नंबर 3 पे। 3 से 6 साल के बीच में आती है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव का मतलब होता है शुरुआत और बनाम अपराध बोध। यानी आप यहाँ पे बच्चा है वो योजना बनाना सीखता है, मना करने पर भी नहीं मानता है, बहुत से सवाल पूछता है, इस तरह की चीजें होता है, प्लानिंग करता है, खेल खेलता है, दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल के रहना सीखता है, इस तरह की चीजें हैं। तो यहाँ पे शुरुआत करता है, ये लीडरशिप के जो गुण है वो भी यहाँ से ही शुरुआत होती हैं। तो यहाँ क्या होता है कि अगर बच्चे को वो काम करने दिए जाते हैं, वो जो शुरुआत कर रहा है वो उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है या अलाउ हो जाता है, तो उसमें ये गुण शुरू हो जाएगा इनिशिएशन का, यानी भविष्य में वो अपने काम इस तरह से करेगा कि दूसरों की केयर करे, दूसरों के प्रति वफादार रहे। बहुत सारे ऐसे गुण होंगे जो समाज के लिए अच्छे होते हैं। और अगर मान लो उसको नहीं किया जाता तो उसमें अपराध बोध की भावना रहेगी, डरपोक या पीछे रहने वाला लड़का बनेगा। लेकिन अगर ये डेवलपमेंट हो गया कि वो इनिशिएशन कर पाया, उसको मौके मिले, तो उसमें एक बड़ा गुण डेवलप हो जाएगा, पर्पज। पर्पज का मतलब यहाँ पे उद्देश्य है हिंदी में तो शब्द, लेकिन इसका मतलब होता है कि वो मानवता की भलाई के लिए कोई काम कर सके, शुरुआत कर सके कि मैं लोगों की भलाई के लिए ये काम करता हूँ, ये काम करता हूँ, ये वाली शुरुआत की बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इस उम्र में ये चीज उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई 3 से 6 साल, तो भविष्य में वो इंसान इस तरह का होगा, ये एरिक्सन का कहना है। उसके बाद आते हैं अगली स्टेज पे 6 से 12 साल। 6 से 12 साल का मतलब है स्कूल एज हो गई है, उससे पहले थी ये प्री स्कूल एज थी, और इसको प्ले एज भी बोला जाता है प्री स्कूल वाली को। तो अब 6 से 12 है, ये स्कूल एज है, 6 से 12 एडमिशन होता है 6 के आसपास। तो इसमें इसको बोलते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी। इंडस्ट्री का मतलब होता है मेहनत, और हीन भाव बनाम हीन भावना है। इसका मतलब ये होता है कि इस अवस्था में बच्चा है वो बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहता है, दूसरों से कंपटीशन करना चाहता है, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये एक एबिलिटी होती है, दिन रात लगा रहता है, वो अपने काम को परफेक्ट करना चाहता है, बहुत ज्यादा पढ़ता है। ये यहाँ पे क्राइसिस आता है, तो वो मेहनत करे या ना करे। तो ऐसी परिस्थितियां हो कि वो मेहनत कर पाया और अपने आप को साबित कर पाया, तो इसमें एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी का विकास हो जाएगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि वो ऐसा ना कर पाया, दूसरे उससे आगे निकल जाए, वो पीछे पिछड़ जाए, तो उसमें हीन भावना पैदा हो जाएगी। तो यहाँ पे उसके बाद देखते हैं कि अगर मान लो ये कर पाया, वो अपने आप को साबित कर पाया, तो इसमें एक गुण विकसित हो जाएगा, एक पर्सनैलिटी में एक गुण विकसित होगा, और वो है कॉम्पिटेंस, यानी भविष्य में वो कॉम्पिटेंस करेगा। उसके बाद आते हैं नंबर अगले स्टेज पे 12 से 20, ये एडोलसेंस अवस्था है। इसमें वक्त होते हैं बच्चे में क्राइसिस होता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी मतलब पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। वो जानना चाहता है कि वह कौन है, वो अपनी पहचान बनाना चाहता है, वो डेयरिंग काम करता है, समाज के लिए कुछ काम करता है, किसी भी तरह वो उठपटांग हरकतें करते हैं। जैसे किशोर हैं, वो अलग अलग ड्रेसेस पहनते हैं, अलग अलग हेयर स्टाइल, बोलने के तरीके, वो जस्ट ये चाहते हैं कि लोग हमें जाने, मेरी पहचान बने। किसी भी तरह से वो किसी भी तरह की पहचान बनाने के लिए कोशिश करता है। अगर वो कामयाब हो जाता है तो एक पर्सनैलिटी बन जाती है जो बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होगी, वो उस तरह की पहचान के साथ रह सकता है भविष्य में। लेकिन अगर वो पहचान बनाने में कामयाब नहीं रहता तो रोल कंफ्यूजन होता है कि मैं, मेरा कोई रोल है ही नहीं समाज में, मैं कुछ नहीं हूँ, वैल्यूलेस समझता है अपने आप को।
तो अगर मान लो ये पहचान बनाने में कामयाब हो जाता है तो इसमें एक गुण विकसित होता है, फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। तो यहाँ पे ध्यान रखें, अगर ये पहचान बना पाता है तो की बात है। और किशोर अवस्था में पहचान बनाने की कोशिशें करते हैं, अलग अलग तरीके आजमाते हैं बच्चे। उसके बाद आते हैं अगली स्टेज पे, जो कि 20 से 35 है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन क्राइसिस रहेगा, इसमें क्राइसिस रहेगा। दो चीजों में से चुनना है, घनिष्ठता बनाम अलगाव। यहाँ पे क्या होता है कि जो इंसान है वो चाहता है कि मैं दूसरों के साथ लंबी अवधि के संबंध बनाऊं, घर बसाऊं, शादी करूं, अच्छे परिवार के साथ, सॉरी, परिवार में अच्छे संबंध बनाऊं, अच्छे दोस्त बनाऊं, रिलेशनशिप्स बनाना चाहता है। तो अगर वो कामयाब हो जाता है तो नॉर्मल बात है कि उसमें एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी का विकास होगा। लेकिन अगर कामयाब नहीं हो पाता, उसके रिलेशनशिप बनाना चाहता है लेकिन उसको धोखा मिलता है, तो क्या होगा? तो वो आइसोलेशन में रहना शुरू कर देगा। ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे बहुत सारे लोग हैं जो शायरी करते हैं, गुमनाम रहते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं, वो वाले अलगाव वाले हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखें कि अगर वो घनिष्ठता बना पाता है तो पॉजिटिव पर्सनैलिटी, और नहीं बना पाता तो नेगेटिव पर्सनैलिटी या अलगाव वाली निराशावादी पर्सनैलिटी। एक तरह से अगर वो बना पाता है तो उसमें एक गुण विकसित होता है, लव। एक्चुअल में ये चाहता ही लव है और लव ही देता है। अगर यहाँ पे वो कामयाब हो जाता है घनिष्ठता वाले, तो हमेशा वो फिर लव करने वाला होगा, हर एक से प्यार करने वाला होगा, वरना वो अपने आप को अलग अलग समझने वाला इंसान होगा। उसके बाद आते हैं कि 35 के बाद जो पर्सनैलिटी है, 35 से 65, जब कोई व्यक्ति है जो प्यार पा चुका, अच्छे संबंध बना चुका, यानी पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनती आ रही है, तो फिर वो चाहता है कि अपना नाम कमाऊं। अपना नाम कमाने का मतलब है उत्पादकता बनाम जड़ता, इसका नाम है। इसका मतलब होता है दूसरों के लिए काम करना, अपना नाम कमाना, प्रसिद्धि हासिल करना, दान देना, किसी की कोई और आपको लगे कि केयर करना, किसी की मंदिर बनाना, गुरुद्वारे बनाना, या किसी की हेल्प करना, ये होता है। या फिर पैसा कमाना, मकान बनाना, प्रॉपर्टी इकट्ठी करना, ये भी प्रोडक्टिविटी के हैं सारे के सारे। तो ये इच्छा होती है बाद में। या फिर संतान उत्पन्न करना या परिवार खड़ा करना, ये भी इसी में आता है, उत्पादकता में। तो जब ये कामयाब हो जाता है तो ठीक है, ये एक पर्सनैलिटी पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो, अगर वो नहीं कर पाता है तो उसमें जड़ता आ जाएगी। जड़ता का मतलब होता है कि वो अपने आप को ऐसा मानने लग जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है। हो सकता है वो नशे में पड़ जाए, या अपने आप को क्या कहें, वैल्यूलेस समझना शुरू कर दे। इसको जड़ता बोलते हैं, स्टैग्नेशन बोलते हैं इसको। तो ये हो जाएगा। अगर उत्पादकता पॉजिटिव रही तो उसमें एक गुण डेवलप होगा, केयर का। केयर का मतलब होता है दूसरों की सेवा, दूसरों के लिए एक फीलिंग होती है, केयर। तो यहाँ पे ध्यान रखें, उत्पादकता वाली कैटेगरी में है भी यही कि दूसरों के लिए काम करना चाहता है, सोशल लाइफ जीना चाहता है, वहीं से वो नाम कमाना चाहता है, वहीं से प्रसिद्धि हासिल करना चाहता है, वही उसमें गुण डेवलप हो जाएगा। उसके बाद आते हैं लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज है 65 के बाद, यानी वृद्धावस्था कह सकते हैं। इसमें दो क्राइसिस आते हैं, ईगो इंटेग्रिटी और डिस्पेयर। इसको हिंदी में बोलते हैं अहम बनाम निराशा। ये जो अवस्था है ये पीछे मुड़ के देखती है। पीछे मुड़ के देखने का मतलब होता है, ये सोचता है कि मैंने पीछे क्या किया, मेरी जिंदगी में क्या किया, मैंने सही किया या गलत किया, मैंने जो संतानें थी उनको सही पढ़ाया नहीं पढ़ाया। मान लो कोई एक आदमी है, वो ये सोच रहा है कि मैंने जो अपने बच्चे थे उनको सही लाइन पे लगा दिया, सही जॉब उनको मिल गई, सही काम पे लगे हुए हैं। तो उसमें अहम भावना का विकास होगा, ईगो इंटेग्रिटी का विकास होगा, यानी वो अपने आप को सेटिस्फाइड समझेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ ये सोचता है कि लाइफ में मैंने जो सोचा था वो मैं नहीं कर पाया, मैंने एक वाइफ चुनी वो भी चंडाल निकली, और लड़के थे वो गलत लाइन पे चले गए, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब टाइम नहीं बचा है, बुढ़ापा आ गया, मैं क्या करूं, ये दैट इज निराशा का भावना होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब अगर अहम भावना आएगी तो उसमें एक गुण डेवलप होगा विजडम का। यानी उसको ये लगता है कि मैंने सही किया और ये वाले मेरे फैसले सही रहे। उसको बोलते हैं विजडम, कि दूसरों को भी सलाह दे सकता है वो कि ये चीजें सही रही, मैंने भी की थी, एक्सपीरियंस की। और अगर वो निराशा वाले में आया तो इसका मतलब ये है कि वो कामयाब नहीं हो पाया, तो विजडम उसमें नहीं आएगी। तो ये थी एरिक्सन के 8 स्टेजेस। इसके बाद थोड़ा सा एक दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पहली स्टेज थी 0 से 18 महीने, इन्फेंसी स्टेज है, ट्रस्ट मिसट्रस्ट है, ओप इसमें गुण निकल के आया था। उसके बाद आते हैं
18 से 36 महीने प्री चाइल्डहुड आता है, ऑटोनॉमी और शेम और डाउट है जिसमें विल निकल के आई थी। उसके बाद है 3 से 6 साल प्ले एज या प्री स्कूल एज है, इनिशिएशन गिल्ट था, पर्पज उसमें से निकल के आया था। उसके बाद था 6 से 12 स्कूल एज है, इंडस्ट्री और इन्फेरियोरिटी है और कंपिटेंस उसमें से निकल के आया था। और 12 से 20 एज है, एडोलसेंस है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है, फिडेलिटी उसमें से निकल के आया था। उसके बाद आते हैं 20 से 35 अर्ली अडल्टहुड है, इंटीमेसी और आइसोलेशन क्राइसिस था जिसमें से लव निकल के आया था। और 35 से 60 वर्ष है मिड एडल्टहुड, जनरेटिविटी स्टेग्नेशन इसमें क्राइसिस था और केयर निकल के आया था। 60 और एट द एंड तक है लेट एडल्टहुड, ईगो इंटेग्रिटी और डिस्पेयर था जिसमें से विजडम निकल के आया था। हाँ, एक काम की चीज और बता दूं, जो ये एज दे रखी हैं ये वेरी कर सकती हैं, किसी बुक में थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती हैं। एक्चुअल में एज एरिक्सन ने दी नहीं, एरिक्सन ने सिर्फ स्टेजेस दी थी, जैसे इन्फेंसी, प्री चाइल्डहुड, प्ले स्कूल एज, एडोलसेंस, सिर्फ ये दी थी। तो एज है वो अनुमानित है, लगभग हैं, तो इनको फिक्स ना मान के चलें। तो इसके बाद है एक ट्रिक है कि मुश्किल होता है ये सारी की सारी याद करना, एग्जाम्स में आ जाती है कि ये किस एज से संबंध रखती है। तो हम एक ट्रिक लेके आए हैं, वो ट्रिक देख लेते हैं क्या चीज है। हम ये एक महिला है ताई इंदू, ये ताई इंदू है, कहीं जा रही है। इसके सामने से एक पुलिस ऑफिसर आती हैं और वो ये पूछती हैं, ताई इंदू आइडेंटिटी, यानी पहचान बताओ, आइडेंटिटी कार्ड आपका कहाँ है, जैसे आधार कार्ड मानते हैं अपना, आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। ताई इंदू आइडेंटिटी। और ताई इंदू अभी अभी एमएसजी की फिल्म देख के आई है। एमएसजी आप समझ गए होंगे शायद, मैसेंजर ऑफ गॉड, जो पता नहीं कौन है, मुझे ध्यान नहीं है, कोई बाबा है। तो ये यहाँ पे मैसेंजर ऑफ गॉड मूवी देख के आए हैं, तो वही बड़बड़ा रही हैं। वो क्या बोल रहे हैं, एमएसजी इन कंफ्यूजन, क्योंकि वो जेल में है फिलहाल। एमएसजी इन कंफ्यूजन ये बोल रही हैं। तो ये पूरी की पूरी आपकी ट्रिक बन जाती है जो या आपके काम आ जाएगी। वो देखते हैं कैसे। पहले बोला ताई इंदू, तो आप इधर से देखें, टी ट्रस्ट, ऑटोनॉमी, आई इनिशिएटिव, यानी 3 स्टेज ताई में आ गई, इंदू चौथी स्टेज है और आइडेंटिटी 5वीं स्टेज है। तो यहां पहले भाग आ जाते हैं, इसके पॉजिटिव पक्ष आ जाते हैं। और जो ये जवाब दे देती है एमएसजी इन कंफ्यूजन, एमएसजी इन कंफ्यूजन, ये 5 पूरी की पूरी याद हो जाती हैं। अगली है वो आसान है, ज्यादा कंफ्यूजन इन्हीं में आता है। तो आप लोगों के लिए बहुत काम की ट्रिक है अगर आप ये याद रख पाते हैं, ताई इंदू आइडेंटिटी और एमएसजी इन कंफ्यूजन, अगर ये आप याद रख पाते हैं तो इन्हीं में से आपका क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, आपको समस्या नहीं आएगी।